तो हम बात करते हैं यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। मेन फीचर्स की बात करते हैं। मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। के मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फीचर है, ये बात करता है अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया फेडरेशन। ना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो ये बात करता है, जो कि कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ यार। इट इंक्लूड व्हाट, जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स बनाने की बात करता है ये, बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया यार। ओके, इंक्लूडेड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स। एंड ये कंडीशनल था कि इनके कंसेंट के ऊपर कि आप यहाँ पे फेडरेशन के अंदर यहाँ पे रहना चाहते हो कि नहीं। तो एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की जा रही थी। एंड मेन फीचर ये है, और क्या मेन फीचर्स हैं यार यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के, एक फेडरल एग्जीक्यूटिव बनाने की बात की गई भाई। फेडरल मतलब सेंट्रल एंड स्टेट की बात की गई, ठीक है। यहाँ पे मेन फेडरल एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे गवर्नर जनरल के पास अल्टीमेट अथॉरिटी होगी, कुछ रिजर्व सब्जेक्ट होंगे, है ना। एक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स जो कि गवर्नर जनरल कंट्रोल करेगा, कुछ ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट होंगे जो कि कौन एडमिनिस्टर करेगा, मिनिस्टर्स, जो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। गवर्नर जनरल हैड अल्टीमेट अथॉरिटी, रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर हम बात कर सकते हैं अबाउट डिफेंस, foreign affairs, etc. It is controlled by governor general. ओके, एंड कुछ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे। ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे, इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्टर्स। responsible to the legislature, reserve subject, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट होंगे भाई। फेडरल एग्जीक्यूटिव की बात की गई मेन फीचर्स के अंदर, यहाँ पे फेडरल लेजिस्लेचर भी रहेगा भाई, बाई कैमरल मतलब दो हाउसेस होंगे, एक काउंसिल ऑफ स्टेट एंड फेडरल असेंबली। फेडरल
लेजिस्लेचर एक मेन फीचर है भाई यहाँ पे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, विच इज़ बाई कैमरल। बाई कैमरल मीन्स 2 चेम्बर्स, है ना। एक काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि पार्टली इलेक्टेड होगा एंड पार्टली nominated by princes, एंड एक फेडरल असेंबली होगा एंड जो फेडरल असेंबली होगा इट इज ऑल्सो पार्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड यार। partly indirectly elected and partly nominated। एंड जो गवर्नर जनरल है उसके पास वीटो पावर होंगे एंड डिसिडरी पावर्स होंगे भाई। ओके, तो हमने बात कर दी फेडरल लेजिस्लेचर। एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी है भाई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंदर जो डायरार्की था वो एबॉलिश कर दिया गया, है ना। डायरार्की एट दी स्टेट था वो एबॉलिश कर दिया गया एंड इंट्रोड्यूस किया गया डायरार्की एट दी सेंटर, जो कि हमने देखा विद एग्जीक्यूटिव यार जो फेडरल नेचर का था। डायरार्की एबॉलिश्ड एंड फुल ऑटोनॉमी दिया गया granted to provinces। तो डायरार्की एबोलिश ये बार पूछा जाता है भाई, तो कहाँ पे एबोलिश किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। एंड जो गवर्नर होगा हैड स्पेशल पावर रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर, minorities etc. also सेपरेट इलेक्टोरेट को यहाँ पे कंटिन्यूड करने की बात की गई, दैट इज कम्युनल अवार्ड, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। एंड 40% जो प्रोविंशियल जो बजट होगा वो नॉन वोटेबल होगा भाई। ये प्रोविजंस भी थे यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंदर। 40% ऑफ प्रोविंशियल, बिकॉज बजट से जो इंडियन में जो वोटिंग पावर होती है वो अपना एक तरह से ऑथोरिटी यहाँ पे बनाते थे, बट ये नॉन वोटेबल है तो एक तरह से वो अपना ग्रिप खो बैठ रहे थे यार इस चीज़ों की वजह से। एंड मिनिस्टर्स responsible to the legislature but governor had overriding power। मिनिस्टर्स जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे टू दी लेजिस्लेचर, बट गवर्नर के पास ओवरराइडिंग पावर भी होगा। ये इम्पोर्टेंट है यार। गवर्नर मतलब यहाँ पे सोल अथॉरिटी है जिसके पास सब चीज़ है। यहाँ पे माना कि थोड़ा सा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में बढ़ा है, बट हाँ ज़्यादातर पावर्स जो है यहाँ पे गवर्नर के पास ही रह गया। तो ये हमने बात की अबाउट दी
मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ द एक्ट की। इवैल्यूएशन ऑफ द एक्ट के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द फ्लॉज एंड क्रिटिसिज्म यार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर क्या क्या खामियां थी, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव सेफगार्ड देखने को मिलते थे एंड गवर्नर के पास जो पावर्स हैं मेड ऑटोनॉमी इनफेक्टिव। जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया बट फिर भी बोला गया कि भाई लेजिस्लेटिव के अंदर गवर्नर के पास ओवरराइडिंग पावर होंगे, तो उससे क्या हो रहा है भाई, एक तरह से ऑटोनॉमी को इफेक्टिव बता रहा है। एक्सटेंसिव सेफगार्ड्स, एक्सटेंसिव सेफगार्ड्स एंड गवर्नर्स powers made autonomy ineffective एंड जो कम्युनल इलेक्टोरेट थे, ये इसने जो इसको इंट्रोड्यूस मतलब जो बढ़ाने की बात की इसने, और डिपेंड कर दिया भाई डिविजन्स को, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्टीशन देखने को मिला यार इंडिया पाकिस्तान के अंदर। एंड जो ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न था या फिर अमेंडमेंट रिजर्व फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, एक तरह से ये भी थोड़ी दिक्कतें वाली चीज़ें हैं। अमेंडमेंट्स रिजर्व फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ऑल्सो जो लिमिटेड फ्रेंचाइज है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 14% ऑफ द पॉपुलेशन कुड वोट, तो ये भी एक तरह से इसका दिक्कत था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है उसका यार। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं आया था अभी तक। ओनली 14% ऑफ द पॉपुलेशन कुड वोट। ओके, तो हमने बात की वर्ड दी फ्लॉस एंड क्रिटिसिज्म की। नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स कैसा था भाई इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को देखते हुए? तो कांग्रेस ने इस एक्ट को रिजेक्ट किया भाई एक प्रकार से, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दो हमको जिसमें एडल्ट फ्रेंचाइज हो, है ना। बट जो हिंदू महासभा है एंड जो नेशनल लिबरल फाउंडेशन उसने सपोर्ट किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है ना उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, हिंदू महासभा एंड नेशनल लिबरल
फाउंडेशन सपोर्टेड इट्स मेंटेशन के। तो ये हमने बात की अबाउट द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स की। ब्रिटिश स्ट्रेटजी की बात करते हैं यार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देखते हुए ब्रिटिश का क्या स्ट्रेटजी था भाई इसको लेकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो एक तरह से इसको लाया गया था टू वीकन नेशनल मूवमेंट को यार, है ना, मॉडरेट्स को एक तरह से इंटीग्रेट करके एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या करना चाहते थे, अंग्रेज जो थे वो वीक करना चाहते थे नेशनल मूवमेंट को। ऑल्सो ये क्या चाहते थे, जो प्रोविंशियल लीडर्स हो उनको क्रिएट करना चाहते थे जिससे जो सेंट्रल कांग्रेस हो वो कमजोर हो जाए। ओके, तो उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाने से उनको क्या फ़ायदा था, एक तरह से ये चाहते थे कि नेशनल मूवमेंट जो हो वो वीक हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स में। कांग्रेस रिजेक्टेड द एक्ट एंड डिमांड क्या कर रखा भाई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। एंड ऑल्सो हिंदू महासभा ने एंड नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन ने सपोर्ट किया, इस चीज़ को भी याद रखना भाई। तो ये इनका स्ट्रेटजी था कि देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, दे वांट टू वीकन द नेशनल मूवमेंट बाय integrating moderates into administration and create प्रोविंशियल जैसे प्रोविंशियल लीडर्स बना के ये वीकन करना चाहते थे सेंट्रल कांग्रेस लीडरशिप्स को। एंड जो राइट विंग लीडर्स हैं ना उनको प्लेकेट करना चाहते थे, वाइल है ना जो लेफ्टिस्ट रेडिकल्स हैं उनको सप्रेस करना चाहते थे। मतलब प्लेकेट मतलब उनको है ना फेवर देके बढ़ावा देना चाहते थे। जो राइट विंग है मॉडरेट्स जो होते ज़्यादातर थे यहाँ पे, जो कि ग्रुप में काम करते नेशन के लिए, एंड जो लेफ्टिस्ट रेडिकल्स हैं उनको ये सप्रेस करने के लिए यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यहाँ पे लाया था। ये सब स्ट्रेटजी के तहत था। ये हमने बात की अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की यार। डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कब किया बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बात की जा रही है अबाउट दी स्टेट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे डायरेक्टली सेंटर कब इंट्रोड्यूस किया गया तो आप बोलना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। डायरेक्टली अबॉलिश हुआ था प्रोविंस के अंदर, इसी को डिफरेंस को समझना भाई। फिर हमने बात की अबाउट दी इवैल्यूएशन एक्ट की क्या क्या क्रिटिसिज्म रहे, क्या क्या कमियाँ रही, फ्लॉज की बात की हमने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स क्या हुआ जिसमें कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, हिंदू महासभा नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन ने सपोर्ट किया इसको। ब्रिटिश का ये स्ट्रेटेजी था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में लाएं एंड मॉडरेट्स को एडमिनिस्ट्रेशन में लेके नेशनल मूवमेंट को वीक बना दें, है ना। तो इस प्रकार से ये सोचते थे यार। बट हाँ, और जो राइट लीडर्स हैं उनको बढ़ावा दो और जो लेफ्ट रेडिकल्स हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लाए थे।